करिश्मा को पढ़ने का बहुत शौक था, पर घर की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण वो ज्यादा पढ़ नहीं पाई। करिश्मा के पिता रामलाल मजदूरी का काम किया करते थे, वहीं माँ मधु घर संभालती थी। करिश्मा भी घर के कामों में माँ की मदद कर दिया करती थी। एक दिन की बात है, करिश्मा की माँ मधु फटा हुआ कुर्ता सुई धागे से सिल रही थी। करिश्मा बड़े ध्यान से अपनी माँ को कुर्ता सिलते हुए देख रही थी। माँ, ये आप क्या कर रही हो? तेरे बाबा का कुर्ता फट गया है, बस उसी को सिल रही हूँ। माँ, मेरी गुड़िया की भी फ्रॉक फट गई है, उसे भी सिल दो ना। जब समय मिलेगा तो तेरी गुड़िया की फ्रॉक भी सिल दूंगी। अगले दिन जब करिश्मा अपनी सहेलियों के संग बाहर खेल रही थी, तब उसकी माँ मधु ने उसकी गुड़िया के लिए नई फ्रॉक सिलकर तैयार कर दी। जब करिश्मा खेलकर वापस घर आई तो अपनी गुड़िया की नई फ्रॉक देखकर बहुत खुश हो गई और वो अपनी माँ से बोली, अरे वाह, आपने तो कमाल ही कर दिया माँ, मेरी गुड़िया के लिए इतनी सुंदर फ्रॉक सिल दिया। आपको तो इतने सुंदर कपड़े बनाने आते हैं। हाँ बेटी, थोड़ा बहुत आता तो है, पर घर के कामों में समय ही नहीं मिल पाता। तुम्हारे नाना जी बहुत बढ़िया दर्जी थे, बस उन्हें देख देख कर मैंने भी थोड़ा बहुत सीख लिया था। माँ, आप मुझे भी कपड़े सिलना सिखा दो ना, मुझे भी सुंदर सुंदर कपड़े सिलने हैं। पहले थोड़ी बड़ी तो हो जा, फिर सीख लेना। नहीं माँ, मुझे अभी सीखना है। ये कहते हुए करिश्मा अपनी माँ मधु से जिद करने लगी। अच्छा बाबा, ठीक है, पहले तुम सुई में धागा डालना सीखो, इसके बाद कपड़े सिखाऊंगी। इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं अभी आपको सुई में धागा डालकर दिखाती हूँ। उसके बाद करिश्मा ने सुई में धागा डाला। ये देख मधु हैरान होते हुए बोली, अरे बेटी, तूने तो इतनी जल्दी सुई में धागा डाल दिया। लगता है तू अपने नाना की तरह एक दिन बहुत अच्छी दर्जी बनेगी। माँ, बस आप मुझे जल्दी से कपड़े सिलना सिखा दो। अब खाली समय में करिश्मा अपनी माँ से सिलाई का काम सीखने लगी। करिश्मा को इस काम में बड़ा ही मजा आ रहा था। कुछ ही समय में करिश्मा कुछ कुछ चीजें सिलना सीख गई थी। ऐसे ही समय बीतने लगा। एक दिन करिश्मा बाजार से कुछ सामान लेने जा रही थी, तभी उसे एक कपड़े की दुकान के आगे थान का कपड़ा पड़ा हुआ दिखाई देता है। करिश्मा उस कपड़े की थान को देखने लगी। तभी करिश्मा को दुकान के बाहर खड़ा देख दुकान का मालिक बोला, अरे क्या हुआ लड़की, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? कुछ नहीं अंकल, मैं तो बस देख रही थी ये कपड़े का थान यहाँ किसका पड़ा हुआ है। अरे ये थान तो मेरे यहाँ काम करने वाले नौकर ने फेंका है। पर आपने इतना सारा कपड़ा क्यों फेंक दिया अंकल? इस कपड़े को चूहे खा गए हैं, इसे कौन खरीदेगा, इसलिए नौकर से कहा था दूर जाकर फेंकने के लिए, लेकिन इनसे एक भी काम ठीक से नहीं होता। अगर आपको कोई ऐतराज ना हो तो मैं इसे अपने घर ले जा सकती हूँ। तुम ले जा सकती हो, वैसे भी ये मेरे किसी काम का नहीं। उसके बाद करिश्मा खुशी खुशी थान का फेंका हुआ कपड़ा लेकर घर लौट आई। फिर वो कैंची और सुई धागा लेकर बैठ गई। वो थान के कपड़े से सुंदर सी ड्रेस बनाना चाहती थी, पर सिलाई मशीन ना होने की वजह से उसे ड्रेस तैयार करने में काफी समय लग रहा था। तभी अचानक उसकी माँ मधु आई और बोली, करिश्मा बिटिया, बड़ी देर से सिलाई करने बैठी हो, खाना तो खा ले। इतना आसान नहीं है हाथ से सिलाई करना, रहने दे। नहीं माँ, बस थोड़ी देर और, मेरी ड्रेस तैयार होने ही वाली है। अच्छा ठीक है, पहले खाना तो खा ले, जब से आई है भूखी प्यासी कपड़े सिलने बैठी है। करिश्मा ने झटपट खाना खाया, फिर अपनी सिलाई के काम में जुट गई। उसने पूरी रात जाग कर एक सुंदर सी ड्रेस तैयार की और सुबह होते ही उसकी आंख लग गई। जब उसकी माँ मधु उसे जगाने आई तो चारपाई पर रखी ड्रेस को देखकर दंग रह गई। अरे ये ड्रेस कितनी सुंदर है, करिश्मा बिटिया ने तो कमाल कर दिया। ये कहते हुए मधु ड्रेस को निहारने लगी। तभी अचानक करिश्मा की आंख खुल गई। माँ, सुबह हो गई क्या? हाँ बिटिया, उठ जा। फिर मधु ड्रेस दिखाते हुए करिश्मा से बोली, अरे वाह, तुमने तो एक ही दिन में इतनी सुंदर ड्रेस बना डाली। क्या माँ, सच में मैंने इतनी सुंदर ड्रेस बनाई है? हाँ बिटिया, तुमने बिल्कुल अपने नाना की तरह सुंदर कपड़ा सिला है। माँ की बात सुन करिश्मा सोचते हुए बोली, माँ, क्यों ना मैं घर पर ही अपनी सिलाई की दुकान खोल लूं, इससे हमारे घर के हालात भी ठीक हो जाएंगे। मधु करिश्मा की बात से सहमत हो गई।
फिर घर पर ही करिश्मा ने आस पड़ोस के कपड़े कम दामों में सिलना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसके पास काफी पैसे इकट्ठा हो गए। फिर उन पैसों से करिश्मा ने एक सिलाई मशीन खरीदी। सिलाई मशीन खरीदने के बाद अब तो उसके पास पहले से भी ज्यादा कपड़े सिलने का ऑर्डर आने लगा। उसके हाथ के सिले हुए कपड़े हर जगह मशहूर होने लगे। करिश्मा की अच्छी खासी कमाई होने लगी। उनके घर की आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हो गई। अब करिश्मा अपने माता पिता के साथ एक खुशहाल जीवन जीने लगी। एक बार की बात है, करिश्मा कपड़े सिल रही थी। उसे एक दिन में कपड़े सिलकर तैयार करना था। कपड़े सिलते सिलते रात हो गई। तभी अचानक लाइट चली गई। ओह, ये लाइट को भी अभी जाना था क्या? अब मैं क्या करूं? अब करना क्या है बिटिया, कल सुबह सिल लेना। नहीं माँ, मुझे कैसे भी करके आज ही कपड़े सिलकर तैयार करना है, नहीं तो विमला मौसी नाराज हो जाएंगी। उन्हें कल शादी में जाना है। आप एक काम करो, मुझे लालटेन जला कर दे दो। ठीक है, दे देती हूँ। करिश्मा की माँ मधु लालटेन जलाकर उसके बगल में रख देती है। करिश्मा बड़ी ही मेहनत से लालटेन की रोशनी में कपड़े सिलने लगी। उस रात कपड़े सिलते सिलते करिश्मा बहुत थक गई और उसे बहुत तेज नींद आने लगी। करिश्मा ने जागने की पूरी कोशिश की और कपड़े सिलने में जुटी रही। फिर अचानक उसकी आंख लग गई और वो सिलाई छोड़ वहीं सो गई। कुछ देर बाद तेज हवा के झोंके से लालटेन उड़कर कपड़ों के ऊपर जा गिरी और कपड़ों में आग लग गई। पर करिश्मा अभी भी गहरी नींद में सो रही थी। धीरे धीरे आग की लपटें पूरी तरह कमरे में फैल गई और करिश्मा के पहने हुए कपड़ों में भी आग लग गई। फिर एकदम से करिश्मा की आंख खुली और चारों तरफ आग देखकर वो घबरा गई और जोर जोर से मदद के लिए पुकारने लगी। आग आग, माँ पापा कहाँ हो, बचाओ मुझे। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसका पूरा शरीर आग की लपटों में घिर चुका था। करिश्मा के माता पिता शोर सुनकर दौड़े दौड़े उसके कमरे में आए। तब तक करिश्मा पूरी तरह जल चुकी थी। करिश्मा के बेबस माता पिता कुछ ना कर पाए। फिर करिश्मा की मौत के कुछ दिन बाद उसके पिता रामलाल भी चल बसे। अब करिश्मा की माँ मधु बिल्कुल अकेली हो गई। पहले बेटी, फिर पति के चले जाने से मधु एकदम टूट सी गई। साथ ही घर की हालत भी दिन ब दिन खराब होने लगी। वो जैसे तैसे अपने दिन गुजार रही थी। मधु अक्सर बेटी और पति को याद कर रोया करती। एक दिन मधु करिश्मा के कमरे की सफाई कर रही थी और फिर रोते हुए अपनी बेटी को याद करते हुए बोली, सब कुछ कितना अच्छा चल रहा था, न जाने किसकी बुरी नजर लग गई मेरी प्यारी बिटिया को। इतना कहकर मधु वहाँ से चली गई। अगले दिन जब मधु फिर से करिश्मा के कमरे की सफाई करने आई, तब उसने सिलाई मशीन के पास एक सुंदर सी ड्रेस रखी हुई देखी। अरे, ये ड्रेस यहाँ कैसे आई? कल तक तो यहाँ कोई ड्रेस नहीं थी। मधु ये सोच ही रही थी कि तभी वहाँ करिश्मा की बचपन की सहेली रानी आई और बोली, आंटी जी आप कैसी हैं? मैं यहाँ से गुजर रही थी तो सोचा आपसे मिलती हुई चलूं। तुमने बहुत अच्छा किया बिटिया। और तुम्हारे मम्मी पापा कैसे हैं? सब ठीक है आंटी जी। तभी रानी की नजर उस ड्रेस पर पड़ी। अरे वाह, कितनी सुंदर ड्रेस है। ऐसी ड्रेस तो मैंने मॉल में भी नहीं देखी। आपने सिली है? सिलाई तो मेरी बेटी करिश्मा किया करती थी, मुझे तो बस थोड़ा बहुत ही आता है। आंटी जी, कल मेरा बर्थडे है तो मैं मॉल से नई ड्रेस खरीदने की सोच रही थी, लेकिन अब मॉल जाना कैंसिल। मुझे ये ड्रेस बहुत पसंद आई। ये लीजिए ड्रेस के पैसे। इससे पहले कि मधु कुछ बोल पाती, रानी मधु के हाथों में पैसे थमाकर वहाँ से जल्दबाजी में चली गई। वहीं मधु उन पैसों को देखते हुए बोली, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, आखिर ये सब हो क्या रहा है। खैर जो भी हो, मुझे पैसों की सख्त जरूरत थी। इन पैसों से मैं घर का राशन ले आऊंगी। उस दिन मधु कुछ समझ नहीं पाई। फिर अगली सुबह जब मधु करिश्मा के कमरे में सफाई करने गई तो वो दंग रह गई। इस बार कमरे में एक नहीं बल्कि 2 खूबसूरत ड्रेस सिलाई मशीन के पास रखी हुई थी। ये देख मधु का सर चकरा गया और वो सोच में पड़ गई। ये सब हो क्या रहा है? ऐसे कपड़े तो सिर्फ करिश्मा ही सिला करती थी, पर अब यहाँ ऐसे रातों रात कपड़े कौन सिल कर जाता है? आज रात मुझे पता लगाना होगा। करिश्मा की माँ मधु रात होने का इंतजार करने लगी। फिर आधी रात होते ही सिलाई मशीन चलाने की आवाज आने लगी। मधु ने दबे पांव जब कमरे के अंदर झांक कर देखा तो उसके होश उड़ गए। एक परछाई सिलाई मशीन में बैठकर कपड़े सिल रही थी। अरे, ये कौन है जो मेरी बिटिया की सिलाई मशीन पर बैठकर काम कर रही है? कहीं ये कोई चुड़ैल तो नहीं?
इतना कहकर मधु चुपचाप परछाई को देखने लगी। वहीं वो परछाई लगातार कपड़े सिलती जा रही थी और कुछ ही घंटों में 2 जोड़ी कपड़े सिलकर तैयार कर दिए। फिर परछाई बोली, मैं माँ को कभी किसी भी चीज की कमी नहीं होने दूंगी। ऐसे ही हर रोज आकर माँ को कपड़े सिल कर दिया करूंगी ताकि घर का खर्चा आराम से चल सके। इससे पहले कोई मुझे देख ले, मुझे चले जाना चाहिए। परछाई की बातें मधु ने सुन ली। इसका मतलब ये मेरी बेटी करिश्मा है, मेरी बेटी वापस लौट आई। ये कहते हुए मधु कमरे में दाखिल हुई। बेटी, तुम जिंदा हो? माँ, तुम इतनी रात गए यहाँ क्या कर रही हो? बस सच्चाई का पता लगाने आई थी, सो जान गई। मेरी बच्ची, अब तुम मुझे छोड़कर कभी मत जाना। मुझे जाना होगा माँ, मेरा वापस लौटना जरूरी है क्योंकि मैं मर चुकी हूँ। बस रात भर के लिए यहाँ रुक सकती हूँ ताकि तुम्हारी मदद कर सकूँ। ठीक है बिटिया, मैं रात को तुम्हारे आने का इंतजार करूँगी। माँ, तुम चिंता मत करो, मैं हर रोज तुमसे मिलने आऊंगी। अच्छा, अब मुझे जाना होगा, सुबह होने वाली है। इतना कहकर करिश्मा गायब हो गई। फिर सुबह होते ही मधु ने घर का काम खत्म कर उन कपड़ों को बाजार में बेचने चली गई। उसके बदले मधु को कपड़े की बहुत अच्छी कीमत मिली। मधु बहुत खुश थी और मन ही मन अपनी स्वर्गवासी बेटी करिश्मा को याद करने लगी। उसके बाद मधु बड़ी बेसब्री से रात होने का इंतजार करने लगी। रात होते ही सिलाई मशीन चलने की आवाज आने लगी। अरे, लगता है करिश्मा बिटिया आ गई। आज मैंने उसकी मनपसंद खीर बनाई है। आज मैं अपने हाथों से अपनी बिटिया को खिलाऊंगी। मधु एक कटोरी में खीर लेकर करिश्मा के पास गई, जो बिना रुके फटाफट से सिलाई करती जा रही थी। देख, मैंने आज तेरी मनपसंद खीर बनाई है। ये कहते हुए मधु ने अपने हाथों से करिश्मा को खीर खिलाया। उसके बाद करिश्मा फटाफट से सिलाई करने लगी। अब ये सिलसिला हर रात यूं ही चलता। करिश्मा हर रात आती और 2 जोड़ी कपड़े सिलकर जाती। इस तरह स्वर्गवासी बेटी अपनी गरीब बेसहारा माँ का सहारा बनी और मरकर भी अपना कर्तव्य निभाया। गरीब की जादुई केक बनाने वाली मशीन। एक समय की बात है, भोपाल नाम के एक शहर में देवकी अपनी 2 बेटियों मानसी और निशा के साथ रहा करती थी। देवकी का पति 2 लड़कियां होने की वजह से उसे छोड़कर जा चुका था। अपने पति के जाने के बाद देवकी ने सारे घर की जिम्मेदारियां अपने ऊपर ले ली। देवकी ने पहले कुछ दिनों लोगों के घर में काम किया और फिर थोड़ा थोड़ा पैसे जोड़कर उसने अपनी छोटी सी एक बेकरी खोल ली और अब उस बेकरी में काम करके ही वो अपना घर का खर्चा निकाला करती थी। साथ ही साथ अपनी दोनों बेटियों को स्कूल भी भेजा करती थी। ऐसे ही एक सुबह देवकी बेकरी पर जाने के लिए निकल ही रही होती है। तभी निशा कहती है, माँ, मेरे जूते पूरी तरीके से फट चुके हैं। अब जब मैं इनमें चलती हूँ तो मेरे पैर में कई बार पत्थर चुभ जाते हैं और मुझे बहुत दर्द होता है। हो सके तो मुझे जूते दिला दो ना माँ। मुझे माफ कर दे बेटा, तुझे ये सब सहना पड़ रहा है, पर तू चिंता मत कर। अब जैसे ही मुझे कोई बड़ा ऑर्डर मिलेगा और उस ऑर्डर से जो पैसे मिलेंगे, उन पैसों से मैं तेरे लिए सबसे पहले जूते खरीदूंगी। तब तक के लिए इन जूतों को मोची से सिलवा ले। ठीक है माँ। निशा और मानसी अपनी माँ की हालत समझती थी, इसलिए वो कभी भी किसी चीज के लिए जिद नहीं करती थी। जब किसी चीज की बहुत ज्यादा जरूरत होती थी तभी वो अपनी माँ से कहती थी और देवकी भी इस बात को अच्छे तरीके से जानती थी। इसलिए वो कोशिश करती थी कि वो अपनी दोनों बेटियों की हर जरूरत को पूरा कर सके। फिर एक दिन ऐसे ही देवकी बेकरी में केक बना रही होती है। तभी एक बहुत ही धनवान औरत देवकी की बेकरी पर आती है और इधर उधर देखने लगती है। फिर जैसे ही उसकी नजर देवकी पर जाती है, वो उसके पास जाती है और उससे कहती है, अच्छा, तो तुम ही हो देवकी जो इस शहर में सबसे अच्छे केक बनाती है? हाँ मैडम, मैं ही देवकी हूँ। और रही बात अच्छे केक बनाने की, तो वो तो कस्टमर को ही पता होता है कि केक अच्छा है या नहीं। मैं अपने मुँह से क्या कहूँ, मैं तो कोशिश करती हूँ कि मैं कस्टमर को बेस्ट क्वालिटी ही दूँ। ठीक है। वैसे तुम्हारी बेकरी तो बहुत छोटी सी है। मैं तो यहाँ तुम्हें बहुत बड़ा ऑर्डर देने आई थी। आप चिंता मत कीजिए, बेशक मेरी बेकरी छोटी सी है, पर मैं बड़े से बड़ा ऑर्डर पूरा कर सकती हूँ। वैसे तो मैं यहाँ बिल्कुल भी नहीं आती, पर मेरा बेटा यहाँ अपने दोस्तों के साथ केक खाने आया था और उसे यहाँ का केक बहुत ज्यादा पसंद आया।
इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। कल मेरे इकलौते बेटे का बर्थडे है और मैं हर बार उसका बर्थडे बहुत ही धूमधाम से मनाती हूँ, इसलिए इस बार भी मैं कुछ ऐसा ही करने वाली हूँ। मैं उसके लिए 200 केक का ऑर्डर देने आई हूँ। क्या 200 केक, वो भी एक दिन में? अगर तुम नहीं कर सकती तो मुझे अभी बता दो, मैं किसी बड़ी बेकरी में चली जाऊंगी। नहीं, मैं तो बस आपसे कंफर्म कर रही थी। आप चिंता मत कीजिए, मेरी 2 बेटियां भी हैं और उन्हें ये सारा काम आता है। हम तीनों मिलकर एक दिन के अंदर ही ये ऑर्डर पूरा कर देंगे। ठीक है, ये रहा एडवांस। और हाँ, हर केक अलग अलग फ्लेवर का होना चाहिए। ये रहा मेरा कार्ड, इसके पीछे मेरे घर का एड्रेस लिखा है। दोपहर 3 बजे से पहले सारे केक मेरे घर पहुंच जाने चाहिए। जैसे ही तुम मेरे केक डिलीवरी कर दोगी, मैं बाकी के पैसे भी तुम्हें दे दूंगी। ठीक है, मैं आपका ऑर्डर जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश करूंगी। मुझे कोशिश नहीं, रिजल्ट चाहिए। ऐसा कहकर वो औरत वहाँ से चली जाती है। देवकी बेकरी बंद करके जल्दी से घर आ जाती है और अपनी दोनों बेटियों को अपने पास बुलाती है। देखो बेटा, आज मुझे बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। एक औरत आई थी, उन्होंने मुझे 200 केक का ऑर्डर दिया है। मैं जानती हूँ मेरे केक बनाने की स्पीड अच्छी है, लेकिन फिर भी मैं एक दिन में 200 केक नहीं बना सकती। इसलिए ये ऑर्डर पूरा करने में मुझे तुम दोनों की मदद चाहिए। माँ, आप चिंता मत कीजिए, हम आपके साथ सारी रात जागकर केक बनाएंगे और इस ऑर्डर को जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश करेंगे। हाँ माँ, अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और जल्दी से केक बनाना शुरू कर देते हैं, वरना हम टाइम रहते ऑर्डर पूरा नहीं कर पाएंगे। ऐसा कहकर तीनों माँ बेटियाँ बेकरी के लिए निकल जाती है, परंतु कोई और भी था जो इन तीनों की बातें सुन रहा था और वो थी देवकी की पड़ोसन विमला। विमला एक नंबर की जल कुकड़ी औरत थी। वो किसी को भी अपने से आगे आते हुए नहीं देख सकती थी। अब जब उसे देवकी के इतने बड़े ऑर्डर के बारे में पता चलता है तो उसका खून जलने लगता है और वो गुस्से से तिलमिला उठती है और अपने घर आकर बैठ जाती है। विमला की सलोनी नाम की एक बेटी भी थी। सलोनी जब अपनी माँ को इतने गुस्से में देखती है तो वो पूछती है, क्या हो गया माँ, सब ठीक तो है ना? आज सुबह तो आपका मूड काफी अच्छा था, फिर ये गुस्से वाला अवतार कहाँ से आया? अरे बेटा, क्या बताऊँ, तू तो जानती ही है ना, उस देवकी की एक बेकरी है और वो उसमें केक बनाती है। तुझे पता है, आज उसे 200 केक बनाने का ऑर्डर मिला है। जितने पैसे वो केक बनाकर 3-4 महीने में कमाती है, वो इस ऑर्डर से एक दिन में ही कमा लेगी। सोच, अगर उसे ऐसे ही ऑर्डर मिलते रहे तो धीरे धीरे करके वो बहुत अमीर हो जाएगी और हमसे आगे निकल जाएगी। कहाँ वो लोगों के घर में झाड़ू पोछा का काम करती थी और अब देख, अच्छी खासी बेकरी है। अगर इसी तरह से इसे ऑर्डर मिलते रहे तो वो अपनी बेकरी को और बड़ा कर लेगी। हाँ, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। अगर वो लोग अमीर हो गए तो वो निशा और मानसी, जिन्हें मैं अपने कपड़ों से चुराती हूँ, वो मुझसे अच्छे कपड़े ले लेंगी। हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। यहाँ विमला देवकी को नीचे गिराने की साजिश बना रही होती है। दूसरी ओर देवकी और उसकी बेटियाँ मिलकर पूरी रात जागकर केक बना रही होती है। वो लोग बिना थके बिना रुके एक के बाद एक केक तैयार किए जा रहे थे। धीरे धीरे उनकी मेहनत सफल हो जाती है और दिन के 1 बजे तक सारे केक बनकर तैयार हो जाते हैं। अरे वाह माँ, टाइम से पहले काम हो गया। अभी तो केवल 1 ही बज रहे हैं और ये एड्रेस यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, इसलिए इनको ले जाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये सब तुम दोनों की वजह से संभव हो पाया है। अगर तुम दोनों मेरा साथ नहीं देती तो मैं ये ऑर्डर कभी भी पूरा नहीं कर पाती। आप हमारे लिए इतना कुछ करती हैं। अगर हम आपकी मदद भी ना करें तो फिर हम आपके बेटे कहलाने लायक नहीं हैं। अच्छा चलो, बहुत बातें हो गई। तुम दोनों रात से भूखी हो, घर जाओ और जाकर कुछ खा लो। तब तक मैं ये सारे केक कस्टमर के यहाँ पर डिलीवर कर आती हूँ। ठीक है माँ। इसके बाद मानसी और निशा घर आ जाते हैं और खाना खाने लगते हैं। फिर जैसे ही विमला को पता चलता है कि सारे केक तैयार हो चुके हैं तो वो एक ज्वलनशील पदार्थ लेकर उसे देवकी की बेकरी पर डाल देती है और बेकरी को आग लगा देती है। परंतु विमला ये नहीं जानती थी कि देवकी अभी भी बेकरी के अंदर ही है। उसे लगा था कि मानसी और निशा के साथ देवकी भी घर आ गई है और अनजाने में उसके हाथ ये पाप हो जाता है। उस आग में देवकी जलकर मर जाती है। जैसे ही निशा और मानसी को ये बात पता चलती है, वो भागकर बेकरी के पास पहुंचती है।
हे भगवान, ये क्या हो गया? तूने पहले हमारे पिता को हमसे दूर कर दिया, अब जो हमसे इतना प्यार करती थी, जिसने हमारे लिए अपना सब कुछ त्याग दिया, आज तूने उसे ही हमसे छीन लिया। आखिर क्यों? ये सब हमारी ही गलती है। हमें माँ को अकेले छोड़कर जाना ही नहीं चाहिए था। अगर हम माँ को अपने साथ ले जाते तो आज माँ हमारे साथ होती। ऐसा कहकर वो दोनों बहनें वहीं बैठकर खूब रोने लग जाती है। तभी वो औरत वहाँ आ जाती है जिसने 200 केक का ऑर्डर दिया था। देखो, मुझे तुमसे हमदर्दी है, पर आज मेरे बेटे का बर्थडे है और तुम्हारी माँ ने 200 केक का वादा किया था और मैंने तुम्हारी माँ को 50,000 रुपए एडवांस भी दिया था। अब या तो तुम मुझे 1 घंटे के अंदर 200 केक ला कर दो या 50,000 रुपए। तुम क्या करोगी, कैसे करोगी, वो सब मैं नहीं जानती। बस मुझे केक या पैसे 1 घंटे के अंदर अंदर चाहिए। हम इतनी जल्दी इतने सारे पैसे कहाँ से लाएंगे? आपने जो एडवांस पैसे दिए थे वो तो केक बनाने में खर्च हो गए। उससे मुझे मतलब नहीं है। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। अब तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। ऐसा कहकर वो औरत वहाँ से चली जाती है। दोनों बहनें बहुत ज्यादा उदास हो जाती है और अपनी माँ का अंतिम संस्कार करने के लिए घर से उनके कपड़े लाने के लिए चल देती है। वो दोनों घर आ ही रही होती है कि तभी निशा की नजर एक खेत पर पड़ती है। दीदी, उधर देखो, उस खेत में कुछ चमक रहा है। खेत में कैसे कुछ चमक सकता है? इसके बाद दोनों बहनें वहाँ जाती है और मानसी को भी वहाँ कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है। इसके बाद दोनों बहनें खुदाई करती है। थोड़ी सी खुदाई करने से वहाँ पर बड़ी सी मशीन निकलती है। ये कैसी मशीन है? ऐसी मशीन तो मैंने पहली बार देखी है। सच कहूँ तो मैंने भी ऐसी मशीन कभी नहीं देखी। तभी उस मशीन के अंदर से एक आवाज आती है। तुम लोगों ने मुझे कभी नहीं देखा होगा क्योंकि मैं एक जादुई केक बनाने की मशीन हूँ। वैसे मुझे पता है तुम्हें मेरी जरूरत है। मैं केवल उन्हीं लोगों को दिखाई देता हूँ जिन्हें सच में मेरी जरूरत होती है। तुम मुझे अपनी सारी कहानी बता सकती हो। इसके बाद निशा और मानसी मिलकर अपनी सारी कहानी जादुई केक बनाने वाली मशीन को बताती है। इसके बाद वो मशीन कहती है, तुम चिंता मत करो, मैं 1 घंटे के अंदर 200 केक तैयार कर सकता हूँ और तुम वो केक ले जाकर उस औरत को दे सकती हो। इससे तुम्हें उस औरत को पैसे लौटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर हमारे पास केक बनाने की सामग्री नहीं है। जो भी सामग्री थी वो बेकरी में ही थी और वो जलकर राख हो चुकी है। लगता है तुमने ध्यान से नहीं सुना। मैंने कहा मैं एक जादुई केक बनाने वाली मशीन हूँ। मेरे अंदर कोई भी सामग्री डालने की जरूरत नहीं है। मेरे ऊपर लगा हुआ ये लाल बटन क्लिक करो और मैं चल पड़ता हूँ। उसके बाद जब तुम्हें रोकना हो तो वापस से ये बटन दबा देना, मैं रुक जाऊंगा। उस जादुई केक बनाने वाली मशीन की ये बात सुनकर दोनों बहनें खुश हो जाती हैं और उस मशीन को अपने घर ले आती हैं। इसके बाद निशा वो लाल वाला बटन दबा देती है और सच में उस जादुई केक बनाने वाली मशीन में से बिना कुछ डाले ही केक निकलने लगते हैं और वो भी अलग अलग फ्लेवर के केक। इसके बाद 1 घंटे में ही वो केक बनाने वाली मशीन 200 केक बनाकर तैयार कर देती है। वो सारे केक निशा और मानसी मिलकर उस अमीर औरत के घर पहुंचा देती है और इसके बाद वो लोग एक नई शुरुआत करते हैं। वो दोनों अपनी माँ के नाम से एक बेकरी खोलते हैं और इसमें वो जादुई केक बनाने वाली मशीन भी उनकी मदद करता है। कुछ ही दिनों में निशा और मानसी के केक पूरे शहर में फेमस हो जाते हैं और धीरे धीरे उन दोनों को बाहर देश से भी केक के ऑर्डर आने लगते हैं। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जादुई केक बनाने वाली मशीन। अगर तुम ना होते तो आज हम लोग ना जाने कहाँ होते। निशा बिल्कुल ठीक कह रही है। तुम्हारा हम पर बहुत बड़ा उपकार है। मुझे भी तुम दोनों की मदद करके बहुत अच्छा लगा, पर अब वक्त आ गया है। मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा ताकि मैं किसी और जरूरतमंद की मदद कर सकूं। ऐसा कहकर वो मशीन वहाँ से गायब हो जाती है। क्योंकि निशा और मानसी को अच्छा केक बनाना आता था, इसलिए उस जादुई केक बनाने वाली मशीन के जाने के बाद भी उनकी बेकरी अच्छे से चलती रहती है और दोनों बहनें हंसी खुशी एक साथ अपना बाकी का जीवन व्यतीत करने लगती है।
राघव की 2 साल की बेटी निशा थी। उसकी बीवी के गए हुए कुछ महीने हो गए थे। राघव बहुत उदास रहता था और उसे अपनी छोटी बच्ची को संभालना पड़ता था। वो जब भी ऑफिस जाता था तो निशा को पड़ोस वाली काकी के पास छोड़कर जाता था। उसके ऑफिस में मीनू नाम की एक औरत थी। मीनू के पति ने शादी के 6 महीने बाद ही उसे तलाक ले लिया था। मीनू राघव की बहुत अच्छी दोस्त थी। राघव, तुम ऑफिस आ जाती हो, फिर तुम्हारी बेटी का ध्यान कौन रखता है? मैं उसे पड़ोस में छोड़ाता हूँ। मुझे तुम्हारी बेटी से मिलना है। उसी दिन शाम को ऑफिस के बाद राघव मीनू को अपने साथ अपने घर ले जाता है। मीनू दिशा को देखती है और उसे अपनी गोद में उठाती है। ये तो बहुत प्यारी बच्ची है, इसे देखकर तो किसी का भी दिन बन जाए। राघव, क्या मेरा जब भी मन हो मैं निशा से मिलने आ सकती हूँ? ये भी कोई पूछने वाली बात है। उस दिन से मीनू अक्सर राघव के साथ उसके घर आया करती थी। मीनू निशा को बहुत प्यार करती थी और निशा भी मीनू के साथ घुल मिल गई थी। निशा की वजह से मीनू और राघव में बहुत सारी बातें होने लगती है, जिसकी वजह से उनकी दोस्ती प्यार में बदल जाती है। मीनू, मुझे लगता है अब हमारे बीच दोस्ती से कुछ ज्यादा है। मैं तुम्हारे साथ प्यार में पड़ गया हूँ। मुझे पता है तुम कभी हाँ नहीं करोगी। मेरी 2 साल की बेटी भी है। माना तुम मुझसे प्यार करती हो, लेकिन वो तुम्हारी बेटी तो नहीं। मैंने बस तुम्हें अपने मन की बात बताई है। अगर तुम्हें मेरे से शादी नहीं करनी हो तो कोई बात नहीं। अच्छा, तुमने अपने आप ही सब कुछ सोच लिया। मुझे भी तुम अच्छे लगते हो और निशा तो मुझे तुमसे भी ज्यादा अच्छी लगती है। बल्कि निशा मुझे अपनी माँ कहेगी। मेरे लिए इससे खुशी की बात क्या हो सकती है? ये जानकर राघव बहुत खुश होता है। अगले महीने दोनों कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। उसके बाद राघव ऑफिस जाता था और मीनू घर संभालती थी। मीनू के आने के बाद राघव की आधी से ज्यादा चिंता खत्म हो गई थी। 3 साल बीत जाते हैं। मीनू को भी एक बेटी होती है। मीनू अपनी बेटी का नाम हिमानी रखती है। उनका परिवार बहुत खुशहाल बीत रहा था। कई साल बीत जाते हैं और दोनों बहनें बड़ी हो जाती हैं। हिमानी को पता नहीं था कि निशा उसकी सगी बहन नहीं है। एक दिन राघव और मीनू कमरे में बात कर रहे थे। राघव, हमारी बच्चियां बड़ी हो रही है। आगे चलकर इनकी पढ़ाई का खर्चा और ज्यादा बढ़ जाएगा। पढ़ाई के बाद फिर इनकी शादी भी धूमधाम से करनी है। तुम तो काम करते ही हो, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि मैं भी अपना ब्यूटी पार्लर का काम शुरू कर दूँ। तुम्हें ब्यूटी पार्लर का काम करना आता है? तुमने पहले तो कभी नहीं बताया था। हाँ, लेकिन मैंने पहले तुम्हें कभी इसलिए नहीं बताया क्योंकि दोनों बच्चियां छोटी थी। उनका ध्यान रखना ज्यादा जरूरी था। अब दोनों बड़ी हो गई है, इसलिए मैं अपने ब्यूटी पार्लर के काम पर भी ध्यान दे सकती हूँ। तुम्हारे पैसों से घर चलेगा और मैं अपने पैसे आगे के लिए जमा करके रखूंगी। आप घर के पास ही ब्यूटी पार्लर बनवा दीजिए। पास में रहेगा तो घर पर भी ध्यान दे पाऊंगी। ये तो तुमने बहुत अच्छा सोचा है। सच में मीनू, मैं बहुत लकी हूँ जो मुझे तुम मिली। तुमने कभी भी हिमानी और निशा में भेदभाव नहीं किया, बल्कि निशा तुम्हारी सगी बेटी नहीं है। हिमानी उसी वक्त मीनू के कमरे के बाहर से गुजर रही थी और वो राघव की ये बात सुन लेती है। हिमानी को पता चल जाता है कि निशा उसकी सगी बहन नहीं है। वो अपने कमरे में जाकर सोचती है, ओह, ये निशा मेरी सगी बहन नहीं है। ये बात मुझे अब पता चली। ये पढ़ाई में बहुत अच्छी है, इसलिए सब मुझे इससे सीखने के लिए बोलते रहते हैं। मुझे तो वो पहले से ही पसंद नहीं थी, लेकिन अब इससे नफरत करने के लिए मेरे पास एक वजह है। उस दिन से हिमानी निशा से चिड़चिड़ा व्यवहार करने लगती है। अगले दिन निशा हिमानी के कमरे में खाना लेकर आती है। हिमानी, तुम खाना खाने नहीं आई थी, इसलिए मैं तुम्हारे कमरे में ले आई। अब हम दोनों साथ में खाना खाएंगे। नहीं खाना मुझे तेरे साथ खाना, मैं बाहर से खाकर आई हूँ। चल जा अपनी मनहूस शकल लेकर। ये क्या हो गया हिमानी तुम्हें? तेरे से मतलब? बोला ना मेरे कमरे से बाहर निकल। मीनू हिमानी को निशा से इस तरह से बात करते हुए देख लेती है। ये कैसे बात कर रही हो तुम अपनी बड़ी बहन से तू तड़ाक करके? कौन सी बड़ी बहन? इतने टाइम से आप लोगों ने मुझे असलियत नहीं बताई थी। मैंने कल आपकी और पापा की बात सुन ली। ये मनहूस मेरी बड़ी बहन नहीं है। अच्छा, तो तुम बाहर खड़ी होकर हम दोनों की बातें सुन रही थी। सगी बहन नहीं है तो क्या हुआ? सगी सौतेली जैसी बातों का गंदा कीड़ा अपने दिमाग से निकाल दो। निशा तुम्हें अपनी सगी छोटी बहन की तरह प्यार करती है तो तुम्हें भी उसी तरह से पेश आना चाहिए। अगर आज के बाद मैंने कभी भी तुम्हें इस तरह से बदतमीजी करते हुए देखूंगी तो बहुत पिटाई करूंगी।
इतना बोलकर मीनू निशा को लेकर वहाँ से चली जाती है। दरअसल मीनू निशा को अपने साथ थोड़ी देर के लिए ब्यूटी पार्लर लेकर जाती थी। वहाँ मीनू निशा को मेहंदी लगाना सिखाती थी। दोनों के जाने के बाद हिमानी सोचती है, सौतेली बेटी की वजह से मम्मी ने अपनी सगी बेटी को डांटा। अब मैं मम्मी से कभी बात नहीं करूँगी। उस दिन से हिमानी मीनू से भी कम बात करना शुरू कर देती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए थे। एक दिन राघव और मीनू घर का कुछ सामान लेने के लिए बाजार गए थे, लेकिन रास्ते में उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट में दोनों बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। हॉस्पिटल ले जाते हुए दोनों की मौत हो जाती है। दोनों बहनें मम्मी पापा के जाने के बाद बहुत रोती है। 1 महीने बीत जाने के बाद निशा सोचती है, अब मम्मी पापा नहीं रहे, मैं बड़ी हूँ, इसलिए हिमानी की जिम्मेदारी और घर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। अच्छा हुआ मम्मी ने मुझे मेहंदी लगाना सिखा दिया था। अब मैं मम्मी का ब्यूटी पार्लर संभाल लूंगी। और कोई काम मुझे नहीं आता है, लेकिन मेहंदी लगाकर कुछ तो पैसे आ ही जाएंगे। उस दिन से निशा अपनी मम्मी के पार्लर में जाकर मेहंदी लगाना शुरू कर देती है। कुछ दिन बीत जाते हैं। तभी एक दिन हिमानी निशा से बोलती है, मुझे शॉपिंग करने के लिए 8,000 रुपए दे। 8,000? इतने सारे पैसे? 15 दिन मेहंदी लगाने के बाद मुझे इतने पैसे मिलते हैं और एक बार में मैं तुम्हें दे दूं? मुझे बिजली बिल देना है और तुम्हारे स्कूल की फीस। ये फिजूल खर्चे मत करो, अब तुम बड़ी हो गई हो। मैंने तुझे पैसे देने के लिए कहा है, ज्ञान देने के लिए नहीं। मैंने कहा ना मुझे पैसे चाहिए। इन फालतू बातों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। निशा हिमानी को शॉपिंग करने के लिए पैसे दे देती है। इसी तरह निशा घर के काम अकेले करती थी और पार्लर का काम भी अकेले करती थी। हिमानी बस निशा के मेहनत से कमाए हुए पैसों को अपने फिजूल खर्चे में उड़ा देती थी। मुझे अपने दोस्तों के साथ गोवा ट्रिप पर जाना है, इसलिए मुझे 15,000 रुपए दे। हिमानी, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। क्या? क्यों नहीं है पैसे? मैं तेरे से भीख नहीं मांग रही हूँ। ये मत भूल, ब्यूटी पार्लर मेरी मम्मी का है, इसलिए उस ब्यूटी पार्लर से कमाए हुए पैसे में मेरा भी आधा हिस्सा है। मैंने तुम्हें पैसों के लिए कभी मना नहीं किया है, लेकिन 15,000 रुपए नहीं दे पाऊंगी, ये काफी ज्यादा है। हिमानी गुस्से से अपने कमरे में जाती है। अब मेरे दोस्त के सामने मेरी इंसल्ट हो जाएगी। मेरे दोस्त कहेंगे मुझे, ओ हिमानी, तेरे पास 15,000 रुपए भी नहीं है। हम सब तो बहुत सारे पैसे लेकर जा रहे हैं, लेकिन हमने तुझे सबसे कम बोला और तेरे से ये भी नहीं हो पाया। क्या तेरी बहन तुझे पैसे नहीं देती है? सीरियसली, हम तो अपने मम्मी पापा को जितने पैसे बोले उतने पैसे मिल जाते हैं हमें। अब दुनिया वालों की नजरों में ये मनहूस मेरी बहन ही है ना, तो इससे मैं क्या ही बोलूं। इसने मुझे 15,000 रुपए नहीं दिए, इसे सबक सिखाना ही होगा। बड़ी ब्यूटी पार्लर वाली बनती है ना, इसने मुझे पैसे नहीं दिए ना। अब देखती हूँ इसके पास पैसे कहाँ से आते हैं। हिमानी के दिमाग में खुराफाती तरकीब आती है। वो ब्यूटी पार्लर को चलाने के बारे में सोचती है। रात को जब निशा सो जाती है तो वो ब्यूटी पार्लर जाती है और उसमें आग लगा देती है। अगले दिन हिमानी सुबह उठकर स्कूल चली जाती है और निशा घर के काम कर रही थी। तभी पड़ोस की एक लड़की आती है। अरे निशा, यहाँ तू काम कर रही है? तुझे अपने ब्यूटी पार्लर के बारे में पता चला? क्या हुआ ब्यूटी पार्लर को? तेरा ब्यूटी पार्लर किसी ने बुरी तरह से जला दिया है। ये सुनकर निशा दौड़ते हुए ब्यूटी पार्लर देखने जाती है। ब्यूटी पार्लर को इस हालत में देखकर निशा बहुत रोती है। किसने किया होगा ये? यही तो मेरी मम्मी की आखिरी निशानी थी। अब मैं घर का गुजारा कैसे करूँगी? रोते हुए निशा घर चली जाती है। थोड़ी देर बाद हिमानी स्कूल से आती है। हिमानी, तुम्हें पता चला ब्यूटी पार्लर किसी ने जला दिया? इसमें पता चलने वाली क्या बात है? मैंने ही तो जलाया है। क्या? तुम पागल हो गई हो? तुमने ये क्यों किया? बहुत उछल रही थी ना, मैंने पैसे मांगे और तूने मुझे नहीं दिए। मैं अच्छे से जानती हूँ तू सारे पैसे बचा के रखती है और बाद में खुद उड़ाएगी। अब इस घर से भी निकल तू। ये घर मेरा भी है। अच्छा, कहाँ? कैसे प्रूफ करेगी कि ये तेरा घर है? घसीट के बाहर निकालो, इससे पहले शराफत से खुद ही चली जा। निशा भोली भाली थी। वो हिमानी की धमकी से डर जाती है और खुद ही घर से बाहर चली जाती है। निशा घर के बाहर बैठकर रो रही थी। उसे रोते हुए आते जाते लोग देख रहे थे। यहाँ तो सब मुझे रोते हुए देख रहे हैं। मुझे यहाँ से जाना चाहिए।
निशा वहाँ से एक जंगल चली जाती है। वहाँ निशा खुद में बोलती है, यही सही है। वैसे भी अब मेरा रहने और खाने का कोई ठिकाना तो है नहीं। खुद मर जाने की मेरे अंदर हिम्मत नहीं है। अच्छा होगा अंधेरा होने के बाद जंगली जानवर आएंगे और मुझे मारकर खा जाएंगे। वही जंगल में एक जादूगरनी फल तोड़ने आई थी। वो बहुत सिद्ध जादूगरनी थी। वो अपना गुजारा फल खाकर करती थी, इसलिए उसे रोज जंगल जाना पड़ता था। वो निशा की बातें सुन लेती है, इसलिए वो उसके पास जाती है। ऐसी कैसी बातें कर रही हो तुम? और क्या करूं मैं? मेरे पास रहने का कोई ठिकाना नहीं है। एक ब्यूटी पार्लर था जिसमें मेहंदी लगाकर मैं गुजारा करती थी, अब वो भी नहीं रहा। जादूगरनी निशा को अपने साथ अपने कुटिया में लेकर जाती है। वहाँ जादूगरनी निशा को एक मेहंदी की कीप देती है। बेटी, ये जादुई मेहंदी है। जो भी औरत इस मेहंदी को देखेगी वो खुद ही आकर्षित होकर तुम्हारे पास मेहंदी लगवाने आएगी। मेहंदी लगाकर वो सभी तुम्हें दुगने पैसे देंगी। और हाँ, ये मेहंदी कभी खत्म नहीं होगी। निशा जादूगरनी को धन्यवाद बोलती है और वहाँ से चली जाती है। सड़क पर निशा मेहंदी लेकर बैठ जाती है। सड़क पर बैठी हुई निशा पर सभी की नजर जा रही थी और उसे देखते हुए सभी औरतें मेहंदी की तरफ देख लेती थी, जिसके बाद अचानक उन्हें अपने आप मेहंदी लगवाने का मन करने लगता था। सुनो, मुझे मेहंदी लगा दो। निशा उस औरत को मेहंदी लगा देती है। तुमने तो बहुत अच्छी मेहंदी लगाई है। अब मैं सभी को तुमसे मेहंदी लगाने के लिए बोलूंगी और इतनी अच्छी मेहंदी लगाने के लिए मैं तुम्हें दुगने पैसे दूंगी। इसी तरह धीरे धीरे बहुत सारी औरतें और लड़कियां आती है और उसे मेहंदी लगाने के दुगने पैसे देकर जाती है। कुछ ही दिनों में निशा के पास बहुत पैसे हो जाते हैं और वो खुद का घर खरीद लेती है। वहीं दूसरी तरफ हिमानी बची कुची सेविंग के पैसे उड़ाकर उदास बैठी हुई थी। हिमानी की सहेली हिमानी को निशा के बारे में बताने आती है। हिमानी, तेरी बहन तो बहुत अच्छी मेहंदी लगाती है। मैंने भी मेहंदी लगवाई है। तूने उसे घर से बाहर निकाल दिया था ना, और अब वो इस घर से भी अच्छे घर में रहती है। इतना बोलकर रितिका चली जाती है। इसके पास इतने कम दिनों में इतने सारे पैसे आए कहाँ से? मैं तो ढंढन गोपाल हो गई हूँ। मुझे उसके पास जाना चाहिए। हिमानी निशा के पास जाती है। निशा, मेरा तुम्हारे बिना बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ और हाँ, मैं तुम्हारे साथ रहकर काम करूँगी। मुझे अपने साथ रहने दो प्लीज। मेरे पास 1 रुपया भी नहीं बचा। लगता है जो मैंने तुम्हारे साथ किया उसी का नतीजा है। मुझे माफ कर दो। निशा को लगता है कि सच में हिमानी को अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसलिए वो जादुई मेहंदी के बारे में भी हिमानी को बता देती है। सारी बातें बताने के बाद निशा फिर से मेहंदी लगाने चली जाती है। ओहो, तो ये बात है। अब इसकी मेहंदी मैं लेकर जाऊंगी। रात को हिमानी निशा की जादुई मेहंदी चोरी कर लेती है। अगले दिन हिमानी कुछ औरतों को मेहंदी लगाती है और मेहंदी लगाते ही औरतों के हाथों में मोटे मोटे दाने निकल आते हैं। वो सभी औरतें बहुत गुस्सा होती है और हिमानी की खूब पिटाई करती है। बेवकूफ लड़की, ये क्या किया तूने? मेहंदी लगाना आता नहीं है और न ही मेहंदी की क्वालिटी अच्छी है और आ गई मेहंदी लगाने। हिमानी भागते हुए निशा के पीछे छुप जाती है। बचा ले बहन, बचा ले। तेरी मेहंदी चोरी की थी इसलिए ये सब हुआ। अब मैं कभी कुछ ऐसा नहीं करूंगी। इस बार बचा ले। अब मैं तुझे कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। निशा औरतों के हाथ में ठंडा चंदन का लेप लगाती है, जिसके बाद दाने खत्म होने लगता है। उस दिन से हिमानी सच में हमेशा के लिए सुधर जाती है। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और दोनों बहनें एक साथ हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगती है।